वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। तो उसमें हम लोगों ने प्री इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैं पढ़ाया हूँ वहीं से मैं ये कॉन्सेप्ट को बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कुछ कैरेक्टर्स है। यहाँ पर क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स है। सिमिलरली यहाँ पर कैरेक्टर्स है, यहाँ पर क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज हो रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे ओरिसाइट। ठीक है, तो याद कीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट को हम लोग क्या बोले थे, ओरिसी बोले थे। और यूकैरियोट्स के केस में ओरिसाइट को हम लोग क्या बोले थे, एआरएस बोले थे। एआरएस का फुल फॉर्म क्या था, याद कीजिए। एआरएस का फुल फॉर्म था ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ऑटोनोमसली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। याद कीजिए, मैं पढ़ाया था ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट का अगर लेंथ देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कितना बेस पेयर लॉन्ग था, 245 बेस पेयर लॉन्ग था। ये 245 से 250 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में 150 बेस पेयर लॉन्ग था, एआरएस या ओरिसाइट, या हम लोग बोल सकते हैं 100 से 200 बेस पेयर लॉन्ग थे। ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोग बोलेंगे कितना ओरिजिन नंबर था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में केवल एक ओरिसाइट था, याद कीजिए। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में मेनी ओरिसाइट था। एक ओरिसाइट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोरेप्लिकोनिक। एक से ज्यादा ओरिसाइट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक है, अगर बात करेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म का, इनिशिएशन में सबसे पहले क्या था, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन था ना। तो इनिशिएटर प्रोटीन को याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए ए बोले थे। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो इनिशिएटर प्रोटीन उसको क्या बोले थे, ओआरसी, मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोले थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अगर 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 हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट, ओरिसाइट का कौन सा स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे मेल्ट करता है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद करो ओरिसाइट का जो ड्यू एरिया था, मतलब डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट वाला एरिया था, जो 13 मर, ये इसमें कंजर्व जो सीक्वेंस था उसको हम लोग क्या बोले थे, 13 मर। ठीक है, 13 मर 3 टाइम्स रिपीट था। तो ड्यू एरिया जो होता है ओरिसाइट का, वही मेल्टिंग स्ट्रैंड होता है, वहीं से डीएनए खुलना स्टार्ट होता है। और हम लोग बोलेंगे एआरएस का जो B2 डोमेन होता है उसको हम लोग मेल्टिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है, डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट होता है। तो मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, अब उसके बाद हेलिकेज लोडर का अगर बात करेंगे तो हेलिकेज लोडर को याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मैंने पढ़ाया था कि डीएनए सी बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, CDC6 एंड CDT1 बोलते हैं, जिसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हेलिकेज की बात करेंगे तो हेलिकेज को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या बोले थे, डीएनए बी बोले थे। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग क्या बोले थे, MCM27 कॉम्प्लेक्स, मतलब मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 27 कॉम्प्लेक्स बोले थे। याद कीजिए। उसके बाद अगर एटीपीज एक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एटीपीज एक्टिविटी किसका था, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का था। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में देखें तो हेलिकेज एक्टिविटी किसका था, हेलिकेज का खुद का एटीपीज एक्टिविटी था। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, CDC6 के पास क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपीज एक्टिविटी होता है। ठीक है, उसके बाद हेलिकेज एक्टिवेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का एक्टिवेशन कैसे हुआ था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिएगा, मैंने बताया था एटीपी का हाइड्रोलिसिस से हुआ था। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ था। दो इंपॉर्टेंट काइनेज, एक को क्या बोले थे, DDK, और एक को क्या बोले थे, CDK। ये दोनों काइनेज है। ये काइनेज क्या किया था, फॉस्फोराइलेशन किया था किसमें, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज में, तब जाके हेलिकेज का एक्टिवेशन हुआ था। ये मैंने पढ़ाया था। उसके बाद टोपोआइसोमरेज को अगर देखेंगे तो टोपोआइसोमरेज को प्रोकैरियोटिक सेल्स में गाइडेज बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में टाइप 1 एंड टाइप 2 टोपोआइसोमरेज मिलता है। ठीक है, गाइडेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमरेज टाइप 4 भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में, मैंने पढ़ाया था टोपोआइसोमरेज का कॉन्सेप्ट, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो, अब अगर आगे हम लोग आएंगे कि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था, तो याद कीजिए डीएनए पॉलीमरेज 3 था। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में भी हम लोग देखें क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा था। ठीक है, अगर हम लोग प्राइमेज को देखेंगे तो प्राइमेज प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जी हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी बोले थे। डीएनए जी क्या कर रहा था, प्राइमेज को हम लोग डीएनए जी बोल रहे थे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स।
और हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के केस में प्राइमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, या हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक प्राइमेज। अगर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ही बोलेंगे, एसएसपी नहीं बोलेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एसएसपी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आरपीए बोलेंगे। आरपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या चीज, रेप्लिकेशन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन ए। ठीक है, क्लैंप लोडर को अगर हम लोग देखेंगे तो क्लैंप लोडर याद रखना है, क्लैंप लोडर को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में गामा या टाउ कॉम्प्लेक्स बोले थे। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, आरएफसी। आरएफसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेप्लिकेशन, क्या चीज, फैक्टर सी। ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद स्लाइडिंग क्लैंप को देखेंगे जिसको प्रोसेसिविटी फैक्टर भी बोलते हैं। स्लाइडिंग क्लैंप को अगर हम लोग देखेंगे तो स्लाइडिंग क्लैंप को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या बोलेंगे, बीटा क्लैंप बोलेंगे, ये इसको बीटा 2 क्लैंप भी बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बना था। ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या था, होमोडाइमर था। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स स्लाइडिंग क्लैंप को हम लोग क्या बोलेंगे, पीसीएनए। पीसीएनए का मतलब हो जाएगा प्रोलिफरेशन, क्या चीज, सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ये इसका फुल फॉर्म था। और ये क्या था, होमोट्राइमर था, होमोट्राइमर था, याद कीजिए हम लोग स्टडी किए थे। और प्राइमर रिमूवल को अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइमर का रिमूवल कौन करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज 1 करते हैं, हम लोग स्टडी किए थे। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वही क्या करता है, प्राइमर को हटाता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। आरएनएज एच एंड हम लोग बोलेंगे फैन एक्टिविटी के, फैन एक्टिविटी से भी क्या होता है, प्राइमर का रिमूवल होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो प्राइमर हट जाएगा तो जो गैप बनेगा उस गैप को कौन फिल करेगा, याद रखना है, जिसको गैप फिलिंग बोलते हैं, उस गैप को फिल करेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज 1, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो मेन एंजाइम है वही फिल करेगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। जो निक बच गया, निक को कौन सील करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज सील करेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए लाइगेज ही सील करेगा। रेट ऑफ रेप्लिकेशन को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे 1 सेकंड में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट 1000 न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 1 सेकंड में। जो डीएनए पॉलीमरेज जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में, वो क्या करता है 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है 1 सेकंड में। उसी तरह हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली 100 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया जाता है 1 सेकंड में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स का बहुत फास्ट है। अब देखो अगला टाइप ऑफ प्राइमर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ प्राइमर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स वो आरएनए प्राइमर होता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पॉलीमरेज स्विचिंग अगर हम लोग देखें तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो पॉलीमरेज अल्फा होता है वो हम लोग बोलेंगे चेंज, वो अल्फा हट जाता है और अल्टीमेटली कौन, उसकी जगह नया पॉलीमरेज आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज एप्सिलॉन या पॉलीमरेज डेल्टा, क्योंकि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। ठीक है, उसके बाद देखो टेलोमेरिक रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखा जाता क्योंकि सर्कुलर डीएनए है। टेलोमेरिक का मतलब हो गया एंड, टेलो का मतलब क्या हो गया, देखो टेलो का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे टेल, टेल का मतलब क्या हो गया एंड। ठीक है, मरिक का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे मरिक का मतलब क्या हो जाएगा, मरिक का मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो टर्मिनल पार्ट है, या हम लोग मरिक का मतलब बोल सकते हैं पार्ट। ठीक है, तो जो टेल वाला पार्ट है या एंड वाला पार्ट है वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेल, वहां पर एप्लीकेशन होगा तो क्या बोलेंगे, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए ऐसा कोई एंड मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन टेलोमेरिक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंट्रैप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। और उसके लिए एक एंजाइम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोमेरेज एंजाइम। और ये टेलोमेरेज एंजाइम कैसा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को करता है। और इसके पास क्या होता है, खुद का अपना क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट होता है। ठीक है, खुद का अपना क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट होता है, जिसका यूज करके ये एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब आरएनए से डीएनए को बनाता है। अब देखो नंबर ऑफ पॉलीमरेजेस याद रखना, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली 5 एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली 14 डीएनए पॉलीमरेजेस मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिफरेंसेस हो गया बिटवीन, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का जो डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, ये खत्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हम लोग बोल सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये ख़त्म हो गया डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।